हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की जो कि पहला चैप्टर है उसका हम अगला सेक्शन। अब तक हमने पिछली क्लासों में हमने पाचन तंत्र के बारे में पूरा डीपली पढ़ लिया था। आज हमारा जो पढ़ने का क्रम है वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है क्या, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आज की क्लास बेस्ड होगी किस पे, श्वसन तंत्र पे। हम श्वसन तंत्र से सभी जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है या जो भी उससे रिलेटेड है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। क्या हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो उस श्वसन तंत्र से पहले, पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, हमें श्वसन के बारे में जानना होगा कि श्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और अगर आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे जल्दी से इस क्लास को अटेंड कर सके और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, इसको पढ़ सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। तो हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। लेकिन श्वसन से पहले हम पढ़ लेते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, श्वसन। ठीक है, यानी श्वसन, श्वसन यानी हमें क्या पढ़ना है, रिस्पायरेशन। क्या, रिस्पायरेशन। ठीक है, देखिए श्वसन क्या होता है। जैसे हम श्वसन के बारे में हम सिंपली क्या समझते हैं कि जीवधारियों के द्वारा, किसी भी सजीवों के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि श्वसन होता है। तो केवल सांस लेना श्वसन नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है कि जब भी कोई जीवधारी सांस लेता है तो सांस में जितने भी जीवित जानवर होते हैं वो क्या लेते हैं, उस वायु में हमें ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे साथ आता है तो वो ऑक्सीजन हमारे जो भी अंग है, श्वसन अंग, उनके थ्रू हमारे कहां पहुंचेगा, उसके थ्रू हमारे कोशिकाओं पे पहुंचेगा। उन कोशिकाओं में उस वायु के साथ क्या होता है, ग्लूकोज या जो भी हम फूड में जो भी पढ़े थे कि जो भी भोज्य पदार्थ का पाचन होके वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू कोशिका में एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं पे वो ऑक्सीजन पहुंचेगा और ऑक्सीजन का उस ग्लूकोज के साथ क्या होगा, जुड़ना होगा। क्योंकि अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी किसी भी जीवधारियों का कोशिकीय स्तर पे, किसी भी जीवधारियों का कोशिकीय स्तर पे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की जैविक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है, एक तरह की जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। ये पूरा प्रोसेस जो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। और इसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, मतलब अगर इसको हम समझे तो इसको हम कह सकते हैं कि जब भी कोई जीवधारी क्या लेगा, वायु को ग्रहण करेगा। ठीक है, वायु को ग्रहण करेगा, वायु हमारे कहां पहुंचेगी, कोशिका के पास पहुंचेगी, कोशिका के पास पहुंचेगी। वो कोशिका में हमारा जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी भोज्य पदार्थ है, पदार्थ कहिए या उसको हम दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। ठीक है, इस ग्लूकोज का इस वायु के साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए, ठीक है, या ऑक्सीडेशन कहिए। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसके फलस्वरूप ये ग्लूकोज किस में बदलेगा, ये इसका जब ऑक्सीकृत होगा तो हमें क्या बनेगी, ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, यानी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बन जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही पूरी प्रक्रिया, यही जैविक पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ओवरऑल यही जैविक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। यही जैविक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा,
श्वसन कहलाने लगेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब भी कोई जीवधारी के कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है तो उसी जैविक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाती है। अगर हम इसको किसी रासायनिक समीकरण से देखें तो देखते हैं क्या होता है। जल्दी से इसको ऐसे ब्रेक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, फिर हम इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के जब साथ ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या बनेगा और कैसे एनर्जी फॉर्म होती है। वो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं। जैसे अगर हम देखें क्या हुआ, भोज्य पदार्थ, यानी भोज्य पदार्थ क्या है, किस फॉर्म में है, ग्लूकोज C6H12O6 C6। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। चलिए ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ हमारे क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जैविक अभिक्रिया होगी। जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, हम जानते हैं कि हम सांस लेते हैं और उसके फलस्वरूप भी सांस छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, और ये ऊर्जा कितनी होती है, तो ये ऊर्जा हमारी 673 यानी 673 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, या अगर इसको हम कहें तो इसको हम 38 एटीपी भी कह सकते हैं, इतनी ऊर्जा हमारी बनती है। ठीक है, यानी जब भी कोई ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवं ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा कितना बनती है, तो 673 किलो कैलोरी या 38 एटीपी भी बन सकता है, इसको हम और भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें 38 एटीपी कैसे बनता है, कहां खर्च होता है, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डीपली नहीं जानना है। हाँ, फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए, अभी आप इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 6, यहां भी 6 और यहां भी 6, तो देखेंगे ये इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगा। ठीक है, यही हमारी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाने लगेगा। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन अभी जस्ट आगे भी आएगा जिसको बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन। यानी श्वसन आप समझ गए कि वो जैविक क्रिया जो किसी भी जीवधारी के कोशिका में होता है और जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होने पर हमें उस पूरी प्रक्रिया यही कहलाती है श्वसन। ठीक है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा बनेगी, वो कितनी ऊर्जा बनती है वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसको नोट करिए फटाक से इस रिएक्शन को। अब यहां से आपका एक बार और पूछ सकता है कि ये जो एटीपी है वो एटीपी क्या है। ठीक है, एटीपी से क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है इससे क्वेश्चन को, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका की मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी किसी भी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में उसने एटीपी दिया था, एडीपी दिया था, एनटीपी दिया था और भी कुछ दिया था। ठीक है, तो वो आप सीधे कहेंगे एटीपी जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। इसको भी लिख लीजिएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, ठीक है, यानी ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले 2020 या 22 में या 22 में शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर में आप देखिएगा ये जरूर क्वेश्चन पूछा है एटीपी से कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, या सेल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहेंगे। तो वो एटीपी, कहीं भी आपको एटीपी दिखता है उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। अब हम पढ़ेंगे
समझेंगे कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स, प्रकार, टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो श्वसन के मेनली कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, वो भी अभी हम देखेंगे। कौन, देखते हैं। पहला होता है क्या, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन। और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। दूसरा क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पिरेशन जो भी करें, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो श्वसन होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहां ऑक्सी श्वसन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, ठीक है। यानी पहला यहां समझ लेंगे ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे। तो ऑक्सी श्वसन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, यानी ऐसा श्वसन जिसमें हमारा ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी जब कोई जीवधारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई श्वसन करता है और उसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उसी श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। सिंपल, जिसमें हम कह देंगे कि ऐसा श्वसन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन यानी O2 जो होगी वो क्या होगी, उपस्थित होगी, ठीक है। ऑक्सीजन उपस्थिथ होगा उसी श्वसन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन कहेंगे। अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो वही प्रीवियस वाला रिएक्शन क्या, C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो रिएक्शन था, मैंने बोला भी था कि ये रिएक्शन अभी आगे आएगा, तो ये वही रिएक्शन है किसके लिए, ऑक्सी श्वसन के लिए ये रिएक्शन है। यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो श्वसन, उसी श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको भी बड़ा नोट करिए। फिर हम अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऑक्सी श्वसन होती है यहाँ ये कहां पूरी होती है। तो अगर आप पूछा जाएगा ऑक्सी श्वसन तो ये कोशिका के, ये कहां होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। किसमें पूर्ण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होगी, ठीक है, होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये प्रक्रिया यह ऑक्सी श्वसन कहां होगा, तो यह कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होगी। और जो ऊर्जा बनेगी एटीपी के रूप में वो किसमें संग्रहित हो जाएगी, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, संग्रहित हो जाएगा। जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, हमारे इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी। इसी वजह से इसको फटाक से नोट करिए, ठीक है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, यानी ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कौन सा कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका वो है, भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, या सीधे ऐसे पूछा था कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन, इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर जगह नहीं है, इसको फटाक से उतारिए, फिर हम मिटाएं, उसके बाद लिख देते हैं क्वेश्चन को।
अब हम लिखे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा का घर या ऊर्जा गृह, ठीक है, ऊर्जा का घर या ऊर्जा गृह। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो वो आप कह देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर कई बार आपने शेप देखा होगा तो वो शेप अगर हम ऐसे बनाना चाहते हैं, ऐसे ही शेप में होते हैं और उसके अंदर ऐसे हमारा ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक है। आप जब ऐसे बनाएंगे लगभग ऐसी संरचना पाई जाती है और इसमें क्रिस्टल पाए जाएंगे। ऐसी ही संरचना अगर कहीं दिख जाता है और इसके ऊपर एक ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, तो ऐसी संरचना हमारी जो होगी यही माइटोकॉन्ड्रिया का है। ऐसे ही सेल के कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे फिगर होता है, आपने जब सेल पढ़ा होगा 9th में तो अच्छे तरीके से इसको बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना के, ऐसे स्टार बना के या नोट में लिख लीजिएगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक। फटाक से नोट करिए। और आपको इस फिगर में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक फिगर आया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा फिगर होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो सेम लाइक जैसे लाइक फिगर वैसे तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जस्ट लाइक लगभग मैच करता हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इसकी जैसा, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हमें वो सारा जो भी एटीपी होता है, एटीपी क्या होती है, ऊर्जा की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वही मुद्रा ऊर्जा करेंसी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्थिर रहता है। जैसे समझ लीजिए कि हमारे पैंट में की जो पॉकेट होते हैं, पॉकेट में हम क्या रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं, पर्स के अंदर हम पैसे रखते हैं, ठीक है। तो पैसा जो रखते हैं वो क्या हो गया, एटीपी हो गया। वो एटीपी किस में रखा जा रहा है, यानी पैसे किस में रख रहे हैं, पर्स में। तो पर्स हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया किस में है, हमारे पैंट की जेब में। तो जेब समझिए क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अनाक्षी श्वसन। अब जाहिर सी बात है अनाक्षी श्वसन क्या है, तो अगर ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो अनाक्षी श्वसन क्या होगा, अनाक्षी श्वसन हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं, ठीक है। सिंपल समझ लिए। तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की O2 की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं, ठीक है। अनुपस्थिति में, ठीक है, होने वाले श्वसन को या भोजन के होने वाले ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसका भी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट अम्ल में टूटता है और 2 अणु में टूटेगा। वो पाइरुवेट अम्ल हमारा एथेनॉल में टूट जाएगा और हमें कुछ मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो उसको हम रिएक्शन से देखेंगे कि कैसे वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको रिएक्शन को हम देखते हैं, दूसरे पेज से किया जाए। तो जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन परमाणु वाला अणु वाला क्या है, एक हमारा यौगिक है, ठीक है। तो हमारा जो 6 अणु वाला जो ग्लूकोज होगा, 6 अणु वाला जो कार्बन होगा, 6 अणु वाला जो कार्बन होगा वो किसमें टूटेगा, 3 अणु वाले पाइरुवेट अम्ल में टूटेगा, ठीक है। 3 अणु वाले पाइरुवेट अम्ल में टूटेगा, ठीक है। अम्ल में या अणु में भी बोल सकते हैं, अणु में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूटेगा। उसके बाद ये पाइरुवेट अम्ल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में, या एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, कई जगह ऐसा भी लिख सकता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है,
अल्कोहल या अल्कोहल में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें वो परेशान होने की बात नहीं है कि एथेनॉल या एथिल अल्कोहल है क्या। ये हम पूरा चैप्टर हम जब हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री के इसी क्लास में जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें हो जाएगा कि किसी यौगिक के पीछे अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही जानिए कि जो 6 कार्बन वाला परमाणु होता है, जैसे इसमें देखिए अगर ग्लूकोज में कितने हैं, 6 एटम अणु है ना, तो ये हमारा किसमें, पाइरुवेट में टूटेगा। वो पाइरुवेट फिर क्या होगा, एथेनॉल में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एक रिएक्शन से लिखेंगे, इसको भी आप नोट करिए, फिर हम उसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे पाइरुवेट का पूछ देते हैं, तो C3H4O3 इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा पाइरुवेट अम्ल के लिए। ठीक है, उसके बाद आप नोट करिए, फिर मिटाते हैं। अब इसका हम रिएक्शन लिखेंगे कि क्या होता है। ठीक, देखिए रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखा जाए तो क्या होगा, ग्लूकोज 6,6H12O6, इसको हम पाइरुवेट में टूटते नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट हम एथिल अल्कोहल में या एथेनॉल में हम टूटते दिखा देते हैं। तो देखिए एथिल अल्कोहल को, इसको ब्लैक कैसे लिखते हैं, देखिए एथिल अल्कोहल को 2 तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, C2H5OH भी लिखा जा सकता है, या कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके हम लिख देते हैं C2H6O भी लिखा जा सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसे दिखेगा। यही क्या है, यही हमारा क्या है, एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक होगा किसमें, हमारा वाटर, इसको ब्लैक ब्लू हमारा। इसके बाद हमारा पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना, तो CO2 और प्लस हमारा 27 हमारा किलो कैलोरी ऊर्जा, ATP नहीं, किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी, जो कि क्या होगा, ऊर्जा होगा। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा इतना बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में टूटेगा, पाइरुवेट क्या होगा, हमारा एथेनॉल में ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तथा CO यानी कैलोरी ऊर्जा 27 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये अनाक्षी शोषण का हमारा रिएक्शन है, इसको भी फटाक से नोट करिए। अब कई बार परीक्षा में आक्षी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन में क्या पूछा जाता है, डिफरेंसेस पूछता है। आक्षी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन में क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो एक बार हम छोटा जल्दी एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि आक्षी श्वसन का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, आक्षी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो हम अंतर भी समझ लेते हैं कि आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम पहला सबसे मेन डिफरेंसेस देखें तो पहला क्या होगा, सबसे पहला कर सकते हैं कि ये O2 की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में सबसे पहला तो ये। ठीक है, ये वही क्या होगा, ये O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, ये O2 की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो इसका दूसरा इसमें लिखते हैं। दूसरा क्या होगा, हमने देखा था कि इसमें एनर्जी जो बन रही थी वो कितनी बननी थी, इसमें ऊर्जा जो बनती है वो कितनी होती है, ऊर्जा जो होती है वो 773 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, और इसमें कितनी ऊर्जा बनेगी, इसमें हम देखे थे, इसमें जो हमारा ऊर्जा बनती है वो कितनी बनती है, मात्र और मात्र, ये 1 है, मात्र कितनी ऊर्जा बनती है, 27 यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। ठीक है, इसमें हमारा होगा। इसमें हमने देखा था कि इस रिएक्शन में, अगर हम इसमें देखा थे कि इस रिएक्शन में हमें क्या हो रहा था कि इसमें हमारा ग्लूकोज किसमें टूट रहा था, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में, और इसमें हमारा क्या हो रहा था, ग्लूकोज हमारा टूटेगा किसमें, पाइरुवेट अम्ल, फिर एथेनॉल में, एथेनॉल फिर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, अगर हम कहें तो इसको हम ATP के भी बता देते हैं। ठीक है, अगर हम कहें इसमें जो ATP बनेगा,
इसमें 38 एटीपी बनेगा, ठीक है, इसमें 38 एटीपी बनेगा, ठीक है, और इसमें कितना बनेगा, तो इसमें मात्र हमारा 2 एटीपी बनेगा, इसमें इस शोषण में हमारा कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। ये सभी एटीपी हम पढ़ेंगे कि किससे कैसे बनेगा, वो चीजें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अंतर है। उसके बाद भी और भी अंतर लिख लेते हैं। इसमें हमारा CO2 बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है, इसमें हम ये अंतर और लिख सकते हैं, CO2 बहुत अधिक मात्रा में बनेगा, बहुत अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में, ठीक है, मात्रा में बनेगा। इसमें जो रहेगा ये कम मात्रा में बनेगा, जो CO2 है वो क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद और भी लिखा जाए, अब अगर हम कहें तो ये हमारा कहां होगा, यहाँ 5वां लिख देते हैं इसके बारे में, और यहाँ ये 5वां, ये हमारा कहां होता है, ये कोशिका द्रव्य के, ये कोशिका द्रव्य के, ये कोशिका द्रव्य के कहां होती है, कोशिका द्रव्य की किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कॉन्ड्रिया में, और ये हमारा केवल कोशिका द्रव्य में होगा, ये हमारा कहां होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये तमाम तरीके हो गए, तो इतना अंतर काफी है। उसके आप अगर एक और अंतर लिखना चाहेंगे तो वही आप इसका रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा, रिएक्शन लिखते ही ये हमारा पूरा अंतर मिल जाएगा, और अगर हमें ये 3 नंबर में पूछा गया रहेगा तो हमें टीचर 3 नंबर एग्जाम में पूरा नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कभी पूछा जाए कि आश्रित शोषण और अनाश्रित शोषण में क्या अंतर है, तो आसानी से आप ये सारे 5 पॉइंट और ये 6 वाला पॉइंट आप चाहेंगे तो इन दोनों में जो रिएक्शन होता है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 अंतर हो जाएंगे और ये बहुत रहेगा हमारे लिए, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि, ठीक है, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, क्रिया विधि, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है, तो श्वसन की क्रिया विधि में अगर बात किया जाए तो श्वसन, सबसे पहले हम सांस वायु को हम अपने अंदर, शरीर के अंदर लेंगे नाक के थ्रू, तो ये श्वसन हमारा क्या होगा, एक तरह का बाह्य श्वसन होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब सांस अंदर जाएगी तो वहां पे कोशिका का ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन की क्रिया विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला हमारा चरण क्या होता है, पहला होता है हमारा बाह्य श्वसन, ठीक है, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, ये पहला होगा, यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा क्या होता है, आंतरिक श्वसन, ठीक है, यानी आंतरिक श्वसन, इसको आंतरिक श्वसन भी बोलते हैं या कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, यानी इसको हम बोलेंगे इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो जो श्वसन की क्रियाविधि थी वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, एक बाह्य श्वसन होता है और एक आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो बाह्य श्वसन का मतलब होता है कि सिंपली बस हमने सांस को अंदर लिया, अब वो सांस जब अंदर जाएगा तो वो उस वायु में जो भी वायु रहेगा वो सांस के थ्रू अंदर जाएगा, तो वायु का में जो भी ऑक्सीजन है वहां पे भोजन का ऑक्सीडेशन होगा, भोजन का ऑक्सीडेशन की वजह से जो श्वसन होगा वो क्या कहलाएगा, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाओं वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन, और बाह्य श्वसन हमारा सिंपली ऑक्सीजन को हमने यानी वायु को हमने अपने नाक के थ्रू शरीर में इंटर कर लिया, ठीक है। तो ये बाह्य श्वसन। अब हम पढ़ेंगे कि बाह्य श्वसन का चरण क्या है, बाह्य श्वसन क्या चरण क्या क्या होगा, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा वाला मिटा देते हैं, पहला वाला हम देखेंगे कि बाह्य श्वसन जो है उसके चरण क्या क्या है। पहला जो चरण है वो क्या है,
श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वास। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। तो इसमें श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सिंपली बस ऑक्सीजन का नाक के थ्रू शरीर में इंटर करना, यानी वायु का इंटर करना। वायु में किसका इंटर करना? O2 का इंटर करना, O2 का इंटर करना, और बाद में शरीर से CO2 का निकल जाना। ये दोनों प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, यानी श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है, यानी ब्रीदिंग कहलाता है। यानी वायु का बस वायु में ऑक्सीजन का इंटर करना शरीर में, और बाद में CO2 का बाहर निकलना, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगी? यही ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाएगी, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दूसरा जो प्रक्रिया आएगी, वो दूसरा प्रक्रिया होता है कि वो ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन हम लिए हैं, तो हम देखते हैं जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वो जब हार्ट क्या करता है, रक्त वो हमारे फेफड़े में पहुंचेगा, और वो रक्त फेफड़े में किसकी वजह से होता है? तो पल्मोनरी यानी फुफ्फुस सिरा के द्वारा, हमारे फुफ्फुस धमनी के द्वारा वो फेफड़े में पहुंचेगा। अब फेफड़े में जो भी ऑक्सीजन आया है वो क्या होगा? उस रक्त के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? जो वायु होगा, इसको हम दूसरे पेन से लिखें, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें रक्त एवं गैस का, रक्त एवं O2 का विनिमय होगा, O2 का विनिमय होगा, विनिमय होगा। यानी इसमें जो भी ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन क्या होगी? रक्त के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और मिक्स होके हमारा वापस फेफड़े में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण क्या होगा? जिसको हम विनिमय हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तीसरा चरण होगा। इसमें क्या होगा? जो O2 होगी वो रक्त के साथ परिवर्तित हो जाएगी। O2 रक्त के साथ क्या होगी? रक्त के साथ कोशिका तक पहुंचेगा, कोशिका तक क्या होगा? पहुंचेगा, कोशिका तक पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचेगा। ये तीसरा प्रक्रिया हो जाएगा कि पहले हमने सांस लिया, ठीक है, सांस फेफड़े में पहुंची, उस फेफड़े में हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा रक्त पहुंचाया गया, रक्त में क्या होगा? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स ऑक्सीजन रक्त के साथ कहां तक पहुंचेगा? कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम देखेंगे कि जो फोर्थ वाला क्रम होगा, इसमें क्या होगा? अब जब आंतरिक शोषण हो जाएगा, आंतरिक शोषण के बाद क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा? रक्त में विनिमय होगा, मतलब रक्त में वापस CO2 आएगा। तो हम इसको अगला प्रोसेस लिख सकते हैं, रक्त व कोशिकाओं के बीच, कोशिका के बीच क्या होगा? कोशिका के बीच गैसों का विनिमय होगा, ठीक है, गैसों का विनिमय होगा, ठीक है, विनिमय होगा। मतलब जो रक्त ऑक्सीजन लेके गया है वो ऑक्सीजन उसको दे देगा, और वापस उस टाइम में हुआ रहेगा आंतरिक शोषण, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में मिक्स हो जाएगा, वापस रक्त में ट्रांसफर कर देगा। अब वो रक्त के थ्रू कहां आ जाएगा? फिर इसका अगला जो प्रोसेस होगा वो हम इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? रक्त के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा। तो इसको पांचवा क्रम लिख सकते हैं, रक्त के साथ, रक्त के द्वारा CO2 का क्या होगा? परिवहन होगा, CO2 का परिवहन, ठीक है, CO2 का परिवहन होगा। वापस CO2 कहां आएगी? फेफड़े में आएगी, और फेफड़े से वापस हमारे सांस नाक से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी प्रोसेस होता है, ये सभी हमारा प्रोसेस वायु श्वसन के अंदर आता है। पहला क्या होगा कि जब भी हम सांस लेंगे तो वायु हमारे थ्रू फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में हमारा क्या होगा? हृदय रक्त को भेजेगा, रक्त में क्या होगा? वहां पे फेफड़े और उस रक्त के बीच क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा, गैस क्या करेगी? ऑक्सीजन उस रक्त में मिल जाएगा, फिर वो रक्त ऑक्सीजन को लेकर कहां तक पहुंचेगा? कोशिकाओं में पहुंचेगा। जो ही कोशिका में पहुंचेगा तो कोशिकाओं में क्या होगा? भोजन का अब्जॉर्प्शन हुआ है, अवशोषण हुआ है, वहां पे भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होना शुरू होगा। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त के साथ गैसों का कोशिका और गैसों में विनिमय होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रक्त में मिल जाएगा, वापस रक्त के साथ वो फेफड़े में आएगा, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा इसी को हम क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब चूंकि श्वास जो होती है, ब्रीदिंग, वो दो तरह की होती है, निःश्वसन और निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन और निःश्वसन।
इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, तो इस तरह से वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ लेंगे। फिलहाल बस इतना था कि बाह्य श्वसन में हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी हम नोट कर लीजिए। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो देखिए, इसको पहले बता लीजिए, फिर हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो एक छोटी सी संरचना बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसी संरचना बना लेते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, सांस लें। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला प्रोसेस है। ठीक है, पहला चरण हो गया, सांस लिए। सांस में कौन आया, CO2 आया। ठीक है, O2 क्या होगा, हमारे रक्त के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा जो प्रोसेस होगा, दूसरा O2 व रक्त का विनिमय होगा। O2 एवं रक्त का विनिमय होगा, विनिमय। इसके बाद ठीक है, ये रक्त कहां पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी यहां पे रक्त क्या होगा, तीसरा जो प्रोसेस होगा वो O2 का परिवहन हो जाएगा, O2 का परिवहन। ठीक है, O2 का परिवहन, ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद ये O2 जो होगा इस कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, यानी हम कह सकते हैं O2 का जो चौथा स्टेप है, O2 का कोशिकाओं में विसरण हो जाएगा, कोशिका में विसरण हो जाएगा, कोशिका में विसरण। ठीक है, यानी मिक्स हो जाएगी और वहां पे आंतरिक श्वसन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, सांस लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, वापस इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो पांचवा टर्म होगा, यहाँ पे कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पांचवा लिख दें। और इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका से रक्त में CO2 का क्या होगा, विसरण होगा। CO2 का क्या होगा, मिक्स हो गया, यानी विसरण होगा। इसके बाद ये क्या होगा, छठवां जो टर्म होगा, इसमें क्या होगा, CO2 का क्या होगा, विनिमय होगा। CO2 का विनिमय या परिवहन होगा। CO2 का हम लिख सकते हैं परिवहन, CO2 का परिवहन होगा। अब ये CO2 कहां तक पहुंचेगा, रक्त में विनिमय होगा, रक्त के थ्रू आ रहा है, और ये वापस क्या हो जाएगी, ये हमारा जो सातवां पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे रक्त CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, निकलेगी। ठीक है, CO2 जो होगी वो बाहर निकलेगी। और इस प्रोसेस में यहाँ पे जब ये प्रोसेस हुआ रहेगा तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ऊर्जा फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, यही पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, हमारा बाह्य श्वसन का प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा बन जाएगी। ये तो हमारा रहा बाह्य श्वसन। अब इसके बाद ये प्रोसेस कैसे होता है हमारे शरीर के अंगों में, वो हम पढ़ लेते हैं। वो हम पढ़ लेते हैं कि शरीर के अंगों में कैसे कैसे होगा, वो हम देख लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ये श्वसन क्रिया किस किस अंगों में होगी, तो श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग हमारे भाग लेते हैं उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम अगर अंगों की बात करें तो पहले हम अंग देख लेते हैं। इस श्वसन क्रिया में जो हमारा पहला अंग होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला आता है वो होता है बाह्य नासारंध्र। ठीक है, बाह्य नासारंध्र। ठीक है, एक्सटर्नल, इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, एक्सटर्नल नर्व, एक्सटर्नल नर्व। ठीक है, ये एक्सटर्नल नर्व। ठीक है, तो ये हमारा पहला अंग है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है,
अब क्या है, तो ये हम देख रहे हैं जो हमारे ये नाक होती है, ये ही इसी के थ्रू क्या होती है, वायु एंटर करती है। तो इसमें क्या होगा, इसका मुख्य काम है इसी के थ्रू ये दो एक जोड़ी होगा, यानी देखिए ये दो छिद्र है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, नासा रंध्र कहते हैं, बाह्य नासा रंध्र कहते हैं। इसी के थ्रू हमारी क्या होती है, वायु क्या होगी, वायु अंदर जाएगी, अंदर प्रवेश करेगी, क्या होगी, अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है, अंदर प्रवेश करेगा, वायु अंदर प्रवेश करेगा, यह एक जोड़ी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद हम दूसरा जो अंग लिखेंगे वो हम इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। इसके बाद क्या होगा, नासा पथ होगा, नासा पथ होगा। भाई नाक से एंटर किया, अब नाक से एंटर किएगा करेगा तो वो कैसे कैसे जाएगा, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं नेजल पैसेज, ठीक है, यानी नेजल पैसेज, ठीक है। ये नाक से एंटर किया, अब नाक से वायु जो जाएगी एक इसी पाथ के थ्रू होती हुई अंदर हमारे फेफड़े में एंटर करेगी। तो वो कैसे कैसे होगा वो सारा हम प्रोसेस एक एक बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अब क्या होगा कि जब वायु अंदर जाती है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि नाक के अंदर हमारे क्या होते हैं, बाल, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिंपली इनका बस यही काम होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस में कुछ हो सकता है कि धूल के कण हो, कुछ बैक्टीरिया हो या कुछ जीवाणु रोगाणु हो, उनको ये हेयर्स क्या करते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है, वो क्या करती है, उसको रोक लेती है और वायु को क्लीन करके हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर नासा पथ में हमारे श्लेष्मा ग्रंथियां और हेयर्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वायु में जो भी धूल के कण होते हैं या उसमें रोगाणु या कीटाणु जो भी होंगे उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा और वायु को छान करके वायु को कहां पहुंचाएगा, ग्रसनी तक पहुंचाएगा, ठीक है। यहां पहुंचाएगा ग्रसनी। और ये ग्रसनी हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब भी पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि ग्रसनी का बस काम ये होता है कि वो दो नली में किसी भी चीज को डिवाइड कर देती है, मतलब भोजन नली और वायु नली, फूड पाइप और विंड पाइप में इसको डिवीजन होता है। यही नासा पथ आगे जाके कहां मिलता है, ग्रसनी के पास पहुंचेगा, फेरिंक्स के पास पहुंचेगा, फेरिंक्स के पास पहुंचेगा। अब ये फेरिंक्स क्या करेगा, इस वायु को जिसमें जाना है उसके लिए ये माध्यम प्रोवाइड कराएगा और इसको हमारा कहां भेज देगा, विंड पाइप में भेज देगा, यानी वायु नाल में भेज देगा। तो हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वायु नाल, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं विंड पाइप। क्या है, वायु नाल या विंड पाइप। अब ये वायु होती है ये मेनली दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है, दो भागों में विभाजित होती है। इसका आगे वाला भाग क्या होता है, कंठ भाग होता है और पीछे वाला वायु भाग होता है, ठीक है। तो इसको अगर रेड पेंसिल नहीं लिखें, इसको ब्लू पेंसिल लिखते हैं, ठीक है। जो इसका वायु नाम होता है ये दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है कंठ जिसको लैरिंक्स और एक होता है वायु नाल, ठीक है, या श्वास नली सीधे कह दीजिए, श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसको लैरिंक्स बोलते हैं, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं लैरिंक्स, ठीक है, और इसको श्वास पाइप इसको कंठ, ठीक है। ये कंठ क्या होता है, ये जो वायु नाल होता है ये दो भागों में बांटती है, कंठ एवं श्वास नली। कंठ क्या होता है, एक तौर पे ये समझिए एक ग्लॉटिक्स होती है, इसी कंठ के थ्रू जब भी हवा निकलती है तो इसमें उपास्थि जो होती है एपिग्लॉटिक, इसमें क्या होती है, ये वाइब्रेट करती है, हिलेगी, हिलने की वजह से ही ये क्या, हमें जब भी हम कुछ बोलेंगे तो हवा निकलेगी, वो हवा निकलेगी तो उसकी वजह से वो जो उपास्थियां वो वाइब्रेट होंगी, जिसकी वजह से हमें क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा, यानी ध्वनि निकलेगी। इसीलिए कंठ को हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर की स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है, साउंड सिस्टम बोलते हैं। तो कंठ के थ्रू ही हमारा आवाज निकलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एपिग्लॉटिक उपास्थि होता है, वो क्या होता है, वाइब्रेट होगा, जब भी हवा निकलेगी आएगी जाएगी तो वो वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, यानी ध्वनि निकलती है, साउंड आवाज उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कंठ का काम क्या है, आवाज को उत्पन्न करना, इसीलिए कंठ को हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो ये श्वास नली होती है, ये श्वास नली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस श्वास नली को हम पढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, श्वास नली को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसको हम एक रफ डायग्राम फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं कि श्वास नली के लिए। तो जो बी वाला है हमारा क्या, श्वास नली, या इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है,
ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया, अब ये श्वास नली क्या होती है, तो जब ये ऐसे जब आगे जब जाएगी यहीं पे स्वर तंत्रिकाएं होंगी, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे छल्ले पाएंगे, सी टाइप छल्ले पाएंगे, ठीक है। सी टाइप जो होगा ऐसे आधा छल्ला पाएगा, पूरा नहीं ये छल्ला होगा, ये कंप्लीट उपास्थि नहीं होगी। उपास्थि होती है मतलब कार्टिलेज होती है, ये सेमी उपास्थि होती है, ठीक है। उपास्थि होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये सी टाइप होता है और ऐसे कितने छल्ले होते हैं, ऐसे लगभग 16 से 25, 20, 25 होते हैं। ऐसे छल्ले जो होते हैं वो 16 से 25 या 16 से 20, 25 या 20 से 25 छल्ले ऐसे पाए जाते हैं। और अगर इसकी श्वास नली की लंबाई पूछी जाए तो ये लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच की होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। अब इसका ये काम क्या है कि वायु को ये फेफड़े तक पहुंचाने का काम करेगी। जैसे हमने पढ़ा था कि पाचन में जो एसोफेगस होता है वो भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है मुख से, ठीक है। उसी तरह ये ग्रसनी से जो वायु निकलती है, इस वायु को श्वास नली के होते हुए ये क्या करती है, ट्रैकिया, ये हमारे श्वास हवा को फेफड़े में पहुंचा देता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये उपास्थि की बनी होती है, वो भी कैसी, सी टाइप उपास्थि से बनी होती है। अब ये क्यों बना होता है, इसका रीजन क्या है, तो एक चीज सोचिए, अगर हवा अगर ये पाइप की तरह होगी तो हवा नहीं रहेगा तो पिचक जाएगा ना। जैसे बलून अगर हवा ना रहे तो पिचका रहता है, तो सोचिए हवा जल्दी जाएगा नहीं जाएगा। इसी वजह से ये उपास्थि की बनी होती है कि ये जब हवा न जाए तो ये पचके ना पिचके ना, जिसकी वजह से हवा में आने जाने में दिक्कत ना आए। इसी वजह से ये जो बनी होती है, छल्ले बने होते हैं, ये छल्ले इस क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से पचकने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ताकि हवा का आवागमन जो हो वो आसानी से होता रहे, ठीक है। तो ये हमारा श्वास नली है। अब ये श्वास नली आगे जाके श्वसनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में कन्वर्ट होती है, इसको हम दूसरे से बनाते हैं, ठीक है। ये जो श्वास नली होती है ये आगे जाके हमारा श्वसनी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये भी ऐसे ही छल्ले रहेंगे, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं नॉर्मली अभी समझने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये श्वसनी, ठीक है, श्वसनी यानी ब्रोंकेई, ठीक है, ब्रोंकेई, ठीक है। ये ब्रोंकेई होती है। ये श्वसनी आगे जाती है और आगे जाने के बाद ये ऐसे हमारे लंग्स में क्या होती है, ऐसे हमारा मिक्स हो जाती है, ठीक है। ऐसे दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है और यही श्वसनी आगे जाके बहुत ऐसे छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे और भी पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, ठीक है, यानी श्वसनिकाएं कहेंगे, ठीक है। अब ये श्वसनिकाएं के आगे क्या होता है, कूपिकाएं, श्वसन कूपिकाएं होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। इसी में हमारा वायु क्या होगा, रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा फिगर हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे जब श्वसन स्टार्ट कर देंगे, जब ये प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो हम अच्छे से वो फिगर को अभी बना के दिखा देंगे। ये बस एक रफ डायग्राम है कि समझिए ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो श्वास नली है ये आगे जाके दो भागों में बटेगा श्वसनी में, और ये श्वसनी क्या होता है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। इन श्वसनिकाओं के आगे भी हमारे क्या होती है, श्वसन कोशिकाएं होती हैं, जिसको एल्वोलाइज कहते हैं। इसी में हमारा जो भी एयर आएगा वो यहां से होते हुए इन्हीं में क्या होगा, रिस्टोर रहेगा। उसके बाद वापस जो रक्त आएगा इससे वो मिक्स हो जाएगा और वापस वो रक्त उसको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा श्वास नली। इसके बाद हमारा सबसे अगला मेन पार्ट पढ़ने को मिलेगा, जो कि रहेगा क्या, फेफड़ा, लंग्स, जिसको फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हम लंग्स देखते हैं क्या होता है। इसको हम मिटा देते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट होता है चौथा, वो हमारा क्या है, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा, लंग्स। इसको कई जगह बुक में फुफ्फुस भी लिखा जाता है, ठीक है, फुफ्फुस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो कभी अगर पूछ दे, ठीक है। तो फेफड़ा क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, पहले अगर बात करें फेफड़े में, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे एक जोड़ी पाए जाएंगे, ठीक है, एक जोड़ी होते हैं, यानी वन पेयर होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, दो होगी, ठीक है, ये दो होगी। ये क्या होते हैं, तो ये हृदय के, अगर ये पहला हो गया, अगर ये बात करें तो ये हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये हृदय के किधर होंगे, हृदय के दोनों ओर, हृदय के दोनों ओर कहां स्थित होंगे, तो ये स्थित होते हैं वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में,
ठीक है, यानी थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में दोनों ओर स्थित होते हैं। कैसे? तो अभी हमने एक बनाया था, एक नॉर्मली ऐसे फिगर समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हमारी ब्रोंकाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा बीच में यही हृदय होता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हृदय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हृदय लंग्स है, और लंग्स के दोनों तरफ आपको ऐसे पाया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये वाला जो हृदय दिख रहा होगा, अगर हम इसको मिटा के हम अच्छे से उस फिगर को देख लें, तो अभी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमको एक लंग्स दिख रहा होगा, लंग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये लंग्स देख रहे होंगे कि ये दो लंग्स होंगे, दायां वाला। और एक चीज, हमेशा लंग्स दूसरे का सपोज करिएगा, अपना नहीं, दूसरे का सपोज करके पढ़िएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि जो लंग्स होगा उसमें दो लंग्स होंगे, एक पेयर में होंगे। जो दोनों लंग्स होंगे उसमें एक लंग्स यानी दाहिना वाला बाएं वाले से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, और जो दाहिना वाला होगा वो 3 भागों में बटा होगा, और जो बायां वाला है वो 2 भागों में हमारा बटा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस लंग्स को देखते हुए अगर बात किया जाए, तो तीसरा हम कहेंगे जो दायां वाला जो फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा, जो फेफड़ा वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भाग में होता है। ठीक है, और बायां वाला फेफड़ा कितने भागों में होता है, बायां जो फेफड़ा होता है वो कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, 2 भाग में। और जो दायां वाला फेफड़ा है वो बायां से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है, बड़ा। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वो बायां वाला फेफड़ा जो है वो बड़ा है। ठीक है, किससे, बायां वाला फेफड़े से दायां वाला फेफड़ा क्या है, बड़ा है। थोड़ा सा बायां वाला फेफड़ा छोटा है। और थोड़ा सा आप भी देख रहे होंगे कि बायां वाला थोड़ा सा ऊपर है, और दायां वाला थोड़ा सा, दायां वाला थोड़ा सा ऊपर है, और बायां वाला थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद बात करें तो दाएं वाले भाग में 3 भाग होगा, और बाएं वाले भाग में देख रहे होंगे कि 2 भाग होगा। उसके अलावा भी बात करें कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर हल्का सा ब्राउन कत्थई कलर में होता है। ठीक है, तो ये हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि लंग्स के बारे में। और भी सारी चीजें, इसको हम लिखते हैं फिगर में, आप देख ही रहे होंगे। अब इस फेफड़े के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है, एक थोड़ी सी कवरिंग पाई जाती है। इस लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, ये कवरिंग भी आपको दिख रहा होगा। ये कवरिंग क्या करती है, ये फेफड़े को चोट से, आघात से बचाती है। मान लीजिए ऐसे कोई झटका लगा, तो ये झटका से या आघात से, चोट से आपके लंग्स को क्या करेगी, बचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे की पॉइंट है फेफड़ों के बारे में। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, 10th के सिलेबस में जितना है बस उतना ही नॉर्मली पढ़ते हैं। डीपली जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वो हम आसानी से पढ़ेंगे। हमारे लिए जो जितना जरूरी है बस उतना ही, कि ये 2 पेयर्स में, एक पेयर में पाए जाएंगे 2 संख्या होती है, हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में स्थित करने के बाद हम कहते हैं कि इनका जो कलर होता है वो कत्थई ब्राउन कलर हल्का होगा। उसके बाद इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली क्या करती है, इस फेफड़े को आघात से बचाती है। उसके बाद करिए जो दाएं वाला फेफड़ा होता है वो 3 भागों में, 3 पिंडों में, और बाएं वाला 2 पिंडों में डिवाइड होता है। जो दाएं वाला थोड़ा सा बायां से क्या होता है, बड़ा होता है, और ऊपर की तरफ थोड़ा स्थित होगा, जो कि आप इस फिगर में अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि श्वसन का प्रोसेस कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। वो जब हम श्वसन, मानव का श्वसन तंत्र बना के और अच्छे से तरीके से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लिए होंगे, श्वसन तंत्र हम पढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि ये हमारा, हमने टाइम को बचाने के लिए हमने बना लिया है। उसके बाद अब देखिए, ठीक है, ये हमारा, यही पूरा हमारा क्या है, श्वसन तंत्र। तो हमने देखा, नासा क्षेत्र भी पढ़ लिया था, हमने ग्रसनी को भी देखा, हमने ये कंठ को भी देखा, जो ग्रसनी आगे, यही श्वास नली है। श्वास नली देखिए एक छूट गया है, जिसको, इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी क्या है, श्वास नली है। ठीक है, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली। ठीक है, तो ये हमारी हो गई श्वास नली। अब यही श्वास नली हम देखेंगे कि यही श्वास नली कैसी है। देखिए सी टाइप वाला दिख रहा है ना, तो इसी को उपास्थि वाला भी कहते हैं। यही आगे जाके 2 श्वसनी में, जिसको ब्रोंकेई कहते हैं, ये 2 श्वसनी में टूट जाती है। यही श्वसनिकाएं आगे जाके फेफड़े में श्वसनिकाओं में टूटेंगी, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इन्हीं ब्रोंकियोल्स के आगे ये जो रेड में आपको दिख रहा होगा, जिनको हम क्या कहते हैं, वायु कोटिकाएं कहते हैं, एल्वोलाइज कहते हैं। ये हमारे दोनों फेफड़े हैं, इधर भी फेफड़ा, इधर भी फेफड़ा, इसको
फुफ्फुस भी कहते हैं, और उसके नीचे हमारा क्या होता है, डायाफ्राम होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जब भी हम सांस को लेते हैं तो सांस ये नेजल कैविटी या नेजल ऑपरेशन के थ्रू हमारा कहां पर पहुंचेगा, ग्रसनी में पहुंचेगा। अब सांस को ग्रसनी ही डिवाइड कर देती है दो भागों में कि इसको कहां जाना है, फूड पाइप में जाना है कि विंड पाइप में जाना है। तो वो ग्रसनी क्या करती है, सांस को, हवा को किसके थ्रू खींचती है, ये हमारा फूड पाइप है, तो फूड पाइप में ना जाके हमारा ये आगे चली जाती है, वायु नली में चली जाती है। हमने पढ़ा था कि वायु नली दो भागों में बढ़ती है, एक होता है कंठ और एक होता है श्वास नली। कंठ का काम बस क्या होता है कि ये स्वर यंत्र है, ये हमें आवाज निकालने के काम आएगा। इसमें स्वर कोश होते हैं, इन्हीं स्वर कोश में दो हमारे ऐसे एक तौर पे दो हम कहते हैं स्वर तंत्रिकाएं होंगी, जो कि क्या होगी, जब भी हवा होगा तो वो क्या होगा, बजेगा, ठीक है, जिस वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से कंपन करेगा, जिसकी वजह से साउंड निकलेगा, आवाज निकलेगी। फिर यही हवा हमारा श्वास नली से होती हुई आगे फेफड़े में पहुंचेगी। तो ये श्वास नली क्यों होगी सी आकार में, क्योंकि अगर इसमें हवा नहीं रहेगी तो ये पचक जाएगा, जिससे हवा को बाहर निकलने और आने अंदर जाने में दिक्कत होगी। इसी वजह से ये उपास्थि की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, जिससे ये पचकती नहीं है और आसानी से हवा इंटर करती है। यही हवा कहां पहुंचती है, श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। श्वसनी में डिवाइड होने के बाद श्वसनी भी आगे श्वसनिकाओं में डिवाइड होती है। वो श्वसनिकाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उनके आगे एक तरह का समझो कि थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी, जिसको क्या कहते हैं, वायु कोशिकाएं, और ये बहुत सारा पाई जाती हैं। इन वायु कोशिकाओं में क्या होता है, वो हवा में जो होता है वो रुक जाता है, रिस्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है वापस, जब हमारे हार्ट के द्वारा यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जब रक्त यहां पहुंचता है तो रक्त ब्लड क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन हमारा हृदय में पहुंचेगा, हृदय से पूरी कोशिकाओं में पहुंचता है, और उसके बाद जब कोशिकाओं के पास वो ऑक्सीजन रक्त के साथ पहुंचता है तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और वो ऑक्सीजन भोजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और वो एनर्जी हमारे अलग अलग एक्टिविटी में क्या होती है, खर्च हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हम देखते हैं ये लंग्स का जो शेप है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। लंग्स क्या होता है, ये हमारा फैलता है, फैलने की वजह से, क्योंकि जब इसमें हवा बढ़ेगी तो ये फैलेगा, इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो ही आयतन बढ़ता है तो ये फूलेगा, और फूलने की वजह से ये जो डायाफ्राम आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ दब जाता है, और जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका देखते हैं चेस्ट बाहर की तरफ आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, और ये डायाफ्राम हमारा नीचे जाएगा, प्रेशर पड़ता है और डायाफ्राम नीचे जाता है। फिर क्या करता है, जब डायाफ्राम, फिर जब हवा निकलती है तो डायाफ्राम अपनी स्थिति में आता है, और जो लंग्स होता है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, पिछक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो चेस्ट होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस के थ्रू हमारा श्वसन तंत्र कारगर हो जाता है आसानी से, ठीक है। एक और कंडीशन कई बार पूछा जाता है कि कई बार हम खाना खाते हैं तो हमें सरक जाता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड के जो पाइप, फूड जो होता है वो फूड पाइप में जाके कुछ पार्टिकल हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं, बोलते टाइम खुला रह जाता है एपिग्लॉटिक्स, जिसकी वजह से ये चला जाता है, उसकी वजह से जो ही इसमें हो जाता है तो चूंकि इस लंग से आप ये एकदम वायु एकदम नमी रहित होता है, इसमें वायु जाती है, तो उसमें अगर फूड या वाटर के ड्रॉपलेट्स चली जाएंगी तो जिसकी वजह से डायफ्राम क्या करता है, इस लंग्स पे बहुत ज्यादा तेज प्रेशर लगाता है, और इतना प्रेशर लगाता है कि वो फूड का पार्टिकल या वाटर अगर ड्रॉपलेट्स गई है तो वो क्या हो जाती है, हमारे नाक के या मुंह के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है वो भी हमने पढ़ लिया, अलग अलग अंगों को भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से ये सारा श्वसन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा आंतरिक श्वसन होगा। आंतरिक श्वसन में हमें क्या पढ़ेंगे, इस आंतरिक श्वसन में जो ऑक्सीजन पहुंची है कोशिकाओं के पास, वहां ऑक्सीकरण होगा, उसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारा क्या होगा, हमारा दो साइकिल में होगा, एक ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र या ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों प्रोसेस के थ्रू हमारा सारा श्वसन का चरण कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने पहले पढ़ा था बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके फलस्वरूप हम पढ़ लेंगे कि श्वसन दर क्या होता है, श्वसन चक्र क्या होता है, फिर जो ये एटीपी 38 एटीपी बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो इतना में हमारा पूरा ये टॉपिक आज की क्लास में श्वसन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिगर को बना लीजिए और आसानी से वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आंतरिक श्वसन के बारे में, जिसको हमें पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए।
अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे क्या है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, ठीक है, ये सभी बाह्य श्वसन के लिए थे, अब हम आंतरिक श्वसन पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें दो चक्र में पूरा होगा, एक होगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या होगा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस एक तरह का अनाक्सी शोषण है। अब आप सोचेंगे कि अरे अनाक्सी शोषण अक्षी शोषण से पहले कैसे हो गया, यानी ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये पहले कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए पहले होती है क्योंकि बहुत पहले के टाइम में जो जीवधारी थे उनके उस टाइम पे उतना ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ करता था, इसलिए क्रेब्स साइकिल से पहले हमें ग्लाइकोलिसिस हमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट का भी हम नाम बताया जाएगा, उन साइंटिस्टों ने सबसे पहले इन्हीं ग्लाइकोलिसिस के चरण को डिस्कवर किया था, खोजा था, ठीक है। यानी जीवों में सबसे पहले जो प्रोसेस होता था वो ग्लाइकोलिसिस था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्राचीन टाइम में हमें ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन कम था या ऑक्सीजन था ही नहीं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस होता। और ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक तरह का अनाक्सी श्वसन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, इस ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर करने में 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा, ठीक है। वो 3 साइंटिस्ट कौन आएंगे, तो वो 3 साइंटिस्ट रहेंगे, वो इम्बर्डन, ठीक है, इम्बर्डन, ठीक है, पहले साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट हमारे क्या आएंगे, हम कह सकते हैं दूसरे साइंटिस्ट रहेंगे मेयर हॉफ, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं मेयर हॉफ, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, मेयर हॉफ, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो मेयर हॉफ थे। और तीसरे जो साइंटिस्ट होंगे वो क्या होंगे, यहां पे लिख लेते हैं, एंड तीसरे जो साइंटिस्ट होंगे वो रहेंगे पारनास, ठीक है, पारनास। जो तीसरे साइंटिस्ट रहेंगे वो रहेंगे पारनास, ठीक है, पारनास या पारनस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं पारनास या पारनस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्टों ने मिलके क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस के चक्र के पदों को ढूंढा था। तो ग्लाइकोलिसिस मैंने कहा कि ये एक तरह का अनाक्सी शोषण है। तो अनाक्सी शोषण का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा और इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होगा CO2 C6H12O6 किसमें टूटेगा, पाइरुवेट में टूटेगा। पाइरुवेट टूटने के बाद ये पाइरुवेट किसमें टूटेगा, ये हमारा एथेनॉल में टूटेगा, C2H5OH में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस, और इसके फलस्वरूप मान लीजिए हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा और +2 ATP हमारी ऊर्जा बनेगी, या हम यूं ही कहें 27 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, इसको हम रेड पेन से समझते हैं, यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया था, तो इम्बर्डन, मेयर हॉफ और पारनास ने, ठीक है जी। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखे रहिएगा। इस इक्वेशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके पहले भी अनाक्सी शोषण में नोट किए थे, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, इनके नाम जरूर नोट कर लीजिए। इसीलिए एक चीज और याद रखिए, इन्हीं लोगों के नाम की वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को भी दूसरे नाम से जानते हैं, क्या कह सकते हैं, EMP पाथ भी बोलते हैं, ठीक है, EMP पाथ भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे EMP पाथ या इम्बर्डन, मेयर हॉफ, पार्सन पाथ किसे कहते हैं, तो वो ग्लाइकोलिसिस को ही कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम, इनके मतलब सम्मान में हम इन ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथ या EMP पथ भी कहते हैं। तो इसको भी आप बहुत ज्यादा नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि EMP पाथ का दूसरा नाम क्या है या ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, EMP पाथ लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। EMP क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके साइंटिस्टों के नेम
को ही, उनके सम्मान में इनके नेम को ही कर दिया गया। ठीक है, तो ये फटाक से नोट करिए। उसके बाद हम मेन जो ग्लाइकोलिसिस का मेन जो स्टेप है वो हम लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका चक्र लिखें, इसका मेन रिएक्शन लिखें, तो C6H12O6 प्लस, ठीक है, ये प्लस वाला साइन भी हम दूसरे पेन से लिखें तो ज्यादा अच्छा है, प्लस 2ATP, फिर प्लस 2ADP, फिर प्लस, फिर हम लिख सकते हैं 2H3PO4 और फिर प्लस 2NAD और यहाँ प्लस। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आधा। ये इनकम्प्लीट है। अब यहीं से इसको नीचे लिख लेना है, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नीचे, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस होगा। इस प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, तो इसको हम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। अब क्या होगा, यहां पे हमारा बनेगा 2CH3COO, हम COCOOH लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा पाइरुविट अम्ल है। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं पाइरुविट अम्ल। ठीक है, इसको ऐसे भी, अभी आप कहेंगे कि ये कहां से लिख दिया सर इसके पहले, तो ये भी हो सकता है C3H4O3। तो आप देखेंगे एक यहाँ 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 4 है, तो 3 और 1 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो 1 2 और 3। तो ठीक है, ये भी आप इसका लिख सकते हैं और ये भी फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद प्लस 4ATP प्लस 2ADP प्लस 2NADH प्लस H प्लस प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा संपूर्ण रिएक्शंस है। ये बहुत सारे क्रम में होता है, वो हमें डीपली में नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, बस ये रिएक्शन जानते रहिए। इस रिएक्शन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है क्या, दूसरा जो है इसका चरण क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यह इसको हम किस नहीं लिखें, सी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, देखिए अब ये क्रेब्स क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस अनाक्सी श्वसन है, तो क्रेब्स साइकिल क्या है, यह एक तरह का आक्सी श्वसन है। ठीक है, कैसा श्वसन है, आक्सी श्वसन है। और आक्सी श्वसन हमने पहले पढ़ चुका है कि आक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई श्वसन जीवधारी श्वसन करते हैं तो उसी श्वसन को क्या कहते हैं, आक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये समझ लेंगे। अब ये क्रेब्स चक्र दिया किसने था, ठीक है, तो इसको दिया था एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब ने। हेंस क्रेब ने इस साइकिल को दिया था। ठीक है, और किस सन में, 1937 में। इसी वजह से, यानी इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं हेंस क्रेब। ठीक है, हेंस क्रेब ने इस साइकिल को दिया था। ठीक है, इस वजह से 1937 में हेंस क्रेब ने इस क्रेब साइकिल को दिया था। इसी वजह से इस चक्र को, इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसी के लिए बात आती है 19, हमारा इसको रेड पेन से लिखते हैं, 1953 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज
ठीक है, नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, अब नोबेल प्राइज किसके साथ मिलता है? तो ये इनको अकेले नहीं मिलता, एक और साइंटिस्ट करते हैं 1953 में, जिनको हम इसको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिखते हैं। इनका नाम था फ्रिट्ज लिपमान। फ्रिट्ज लिपमान, लिपमान। ठीक है, तो इसको रेड पेन से लिख लिया, फ्रिट्ज लिपमान। ठीक है, लिपमान। ये दोनों लोग को दोनों को कंबाइंड रूप से 1953 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब हेंस क्रेब को क्रेब साइकिल के लिए और फ्रिट्ज लिपमान को क्यों? तो इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, बहुत फेमस नाम से जानते हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एटीपी। अगर कोई पूछ दे फादर ऑफ एटीपी किसे कहते हैं, तो फ्रिट्ज लिपमान को फादर ऑफ एटीपी कहा जाता है, यानी एटीपी का जनक किसको कहा जाता है? फ्रिट्ज लिपमान को। इसी वजह से हेंस क्रेब और लिपमान को 1953 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, यानी नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल क्या है? एक तरह का ऑक्सीश्वसन है। इसी क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था ऑक्सीश्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज हमारा सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवं 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, यानी हमारा 36 या 37 एटीपी हमारी एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करिए। और ये सारी प्रक्रिया कहां होती है? तो हमने ऑक्सीश्वसन को पढ़ा था, ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहां होता है? कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो अनाक्सिक शोषण है, तो अनाक्सिक शोषण हमने कहां पढ़ा था? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रेब्स अनाक्सिक शोषण ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस हमारा कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, इसको फटाक से नोट करिए। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। श्वसन चक्र एवं एक और पढ़ना है श्वसन दर। ठीक है, ये दोनों हमें टॉपिक, ये दो टॉपिक हैं, ये हमें पढ़ने हैं। श्वसन चक्र और श्वसन दर किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए श्वसन चक्र क्या होता है? तो श्वसन चक्र का मतलब होता है कि सांस का फेफड़े में जाना। ठीक है, वायु का इंटर करना, वायु का फेफड़े में हमारे कहां पहुंचना? लंग्स में पहुंचना। ठीक है, और लंग्स से वापस हमारा वायु का निकल जाना। ये दोनों प्रोसेस को हम, दोनों चक्र को हम क्या कहते हैं? श्वसन चक्र। यानी जब कोई भी जीवधारी सांस को लेगा और सांस को बाहर छोड़ेगा, यानी हवा को अंदर लेगा और हवा को बाहर छोड़ेगा, इन दोनों के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन चक्र कहते हैं। यानी वहां सांस का लेना और सांस का छोड़ना दोनों क्या कहलाता है? श्वसन चक्र कहलाता है। श्वसन दर क्या कहलाता है? कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, कोई भी जीवधारी जितनी बार श्वसन लेगा, यानी ऑक्सीजन लेगा, 1 मिनट में जितनी बार ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन जितनी बार क्या करेगा? O2 ग्रहण करेगा, O2 ग्रहण करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन दर कहेंगे। ठीक है, 1 मिनट में जितनी भी जीवधारी, जितने देर में हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस को अंदर लेके जाएगा, यानी इस श्वास को, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, निःश्वसन कहते हैं। और सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रोसेस को निःश्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CO2 को निकालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? निःश्वसन बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है निःश्वसन और निःश्वसन में। ठीक है, तो निःश्वसन ये है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना निःश्वसन है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी हम कहेंगे कि जो बच्चों में होती है वो श्वसन दर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है श्वसन दर, और जो बुजुर्ग में होती है, वृद्धों में होती है, वृद्ध मनुष्य में वो श्वसन दर बहुत कम होती है। ठीक है, तो बच्चों में श्वसन दर ज्यादा और वृद्धों में वो श्वसन दर कम, और स्वस्थ मनुष्य में नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टॉपिक था। उसके अलावा भी कुछ है टॉपिक, जैसे, और इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। पूछा जाता है
कि धूम्रपान हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है, तो जाहिर सी बात है हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये फेफड़ों के जाके एल्वोलाइज में हमें तार जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रूप में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो ऑक्सीजन हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगी, और जब सेल तक नहीं पहुंचेगी तो हमें क्या एनर्जी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ठीक है, अनाक्षी शोषण होगा। तो इस तरह से हमें कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और आप सभी को एक तरह का प्रण लेना चाहिए कि हमें कोई भी धूम्रपान या जो भी कुछ भी चीजें ऐसी जो गलत चीजें हैं ये नहीं करनी होती है, ठीक है, चाहे धूम्रपान का या गुटखा पान ये कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ये हमारे नेचर ने हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। इस नेचर के द्वारा बनाए गए जो शरीर को है हमें बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करके रखनी है। तो इसलिए हमें आज से प्रण लेते हैं कि आपको प्रण लेना है कि कोई भी धूम्रपान की चीजें या जो भी खराब आदतें हैं, जो भी जैसे धूम्रपान करना या गुटखा पान मसाला ये कुछ भी खाना, ये हमें त्याग देना। अगर आप करते भी होंगे, आई थिंक आप नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा किसी को देखें तो उनको भी मोटिवेट करें कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, हमारे लिए नुकसान नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने ये सारा श्वसन तंत्र पढ़ लिया। आपको ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा जो कि इस साल बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।